back, folks. Now we are going to talk about our second type of tense, as we have already discussed present indefinite. उसमें हमने समझा कि कैसे हमने रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया, और फाइनली हमने ये भी देखा कि कैसे और कहाँ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना था, यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम पास्ट इंडेफिनिट को उसी फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए तो हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा था कि प्रेजेंट वो टाइमलाइन है, वो टाइम फ्रेम है जिसमें हम कुछ वो बता रहे हैं कि जो राइट नाउ हो रहा है, राइट। पास्ट में हम प्रीवियस टाइम में जाते हैं, वो एक्टिविटीज जो हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, राइट, एंड दैट टू इन द प्रीवियस टाइम फ्रेम। सो उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है और इंडेफिनिट कहां कहां अप्लाई करना है, वो सारी चीजें हम इसमें समझेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में समझेंगे। तो उसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, इसमें अगेन सेंटेंस जो है अफर्मेटिव वो एक सब्जेक्ट से शुरू होगा। सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, राइट। तो सब्जेक्ट के बाद इस बार हमने वर्ब फॉर्म जो है वो सेकंड रखनी है, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट को डिपिक्ट करती है कि एक्टिविटी जो है वो करंट टाइम में नहीं, प्रीवियस टाइम में परफॉर्म हुई थी, राइट। और लाइक प्रीवियस स्ट्रक्चर इस सेंटेंस को भी हमने ऑब्जेक्ट के साथ खत्म करना है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है? ओके, ही पास्ड द एग्जामिनेशन। अगर इसकी बात की जाए तो हम एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, राइट, दैट वाज इन द पास्ट। ओके, इसको हम एक बार ट्रांसलेशन की फॉर्म में भी देख लेते हैं। उन्होंने परीक्षा पास कर ली, राइट। उन्होंने इज अ लिटिल, आई वुड से उसने, इसके साथ मैं उसने के साथ जाऊंगा कि उसने परीक्षा पास कर ली, राइट। सो पास्ट को इंडिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, यू विल हैव टू गो विद द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। सो एक एक्सटेंडेड एग्जांपल भी देख लेते हैं इसमें हम। इट सेज लास्ट समर वी एक्सप्लोर्ड रूइंस ऑफ एंशिएंट ग्रीस। थोड़ी सी एक्सटेंडेड एग्जांपल है, अगेन है इसमें सब कुछ वही, सब्जेक्ट वी इज द सब्जेक्ट, राइट, एक्सप्लोर्ड इज द वर्ब, राइट, रूइंस ऑफ एंशिएंट ग्रीस इज द ऑब्जेक्ट। ये पूरी फ्रेज है लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। हाँ, एक चीज मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप राइटिंग फॉर्म में जा रहे हो, फॉर्मल राइटिंग फॉर्म में जा रहे हो, तो ये लास्ट समर, क्योंकि लास्ट समर इज द इंडिकेटर ऑफ पास्ट, ये हमें बता रहा है ना कि ये पास्ट की बात चल रही है, तो लास्ट समर को हम एट द एंड प्लेस करेंगे मोस्टली राइटिंग में। लेकिन स्पीकिंग में यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, राइट। स्पीकिंग में थोड़ा सा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर चला जाता है, तो उसमें यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट लाइक दिस, लास्ट समर को आप पहले यूज कर सकते हो। लेकिन ये है सिर्फ एक इंडिकेटिंग वर्ड जो हमें बता रहा है कि ये एक्टिविटी जो है वो प्रीवियस टाइम की है, पास्ट की है, राइट। मूविंग अहेड, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, वो है ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं। ऑक्सिलरी कौन सी होगी? डिड, राइट। सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, इट विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। डिड एज एन ऑक्सिलरी यूज करेंगे, और ऑक्सिलरी के इमीडिएट बाद हम नॉट यूज करेंगे। अच्छा, अब जो अगला स्टेप है ना, विच माइट कंफ्यूज यू अ लिटिल, दैट इज यूजिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहां आप फिर से एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करें तो उसमें हमने वर्ब सेकंड फॉर्म यूज की है, यहां हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। व्हाई देयर इज सो मच कंफ्यूजन अबाउट दिस? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो डिड है, डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू, डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू। तो अगर हम डू को सेकंड फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म का जो रोल है वो डू ने ले लिया है, उस केस में हमें वर्ब को सेकंड फॉर्म रखना मैंडेटरी नहीं है हमारे लिए, राइट। यू कैन जस्ट गो विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड विद दिस यू आर एबल टू draft a grammatically correct sentence in negative form, right? So that is why we use verb first form in negative sentence, because did is already the second form, right? This is already the indicator of the past. Okay, so this is a thumb rule, remember this.
because whenever I'm evaluating many of my students, they make a common mistake. They are using did, but along with that वो क्या कर रहे हैं, did भी यूज कर रहे हैं और second form भी यूज कर रहे हैं. तो वो एक कॉमन एरर है, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हो चाहे आप राइटिंग कर रहे हो. अगर आपके स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिड आ गया है तो आपकी वर्ब फॉर्म जो है वो फर्स्ट ही रहेगी, वो सेकंड फॉर्म नहीं होगी. रिमेंबर प्लीज, ये एरर रिपीट मत करना आज के बाद. ओके, लेट्स सी इट विद एन एग्जांपल. एग्जांपल में क्या है, इट सेज दे डिड नॉट रीच इन टाइम. पास्ट की बात हो रही है लेकिन नेगेटिव बात हो रही है, राइट? कि वो वे, एज दे से, वे समय पर नहीं पहुंचे. दे डिड नॉट रीच इन टाइम. तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे. सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस हमारा शुरू होगा. डिड विल बी द ऑक्सिलरी और नॉट जो है वो डिड के इमीडिएटली बाद प्लेस होगा. एंड फाइनली जो हमारी वर्ब है, इट विल बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वी विल finish the sentence with an object. I hope this is very clear to you. Moving ahead, we have another example. This is a relatively longer example. As I previously told you, I have included one simple example to understand the rule and then one extended example that you can understand tenses in a longer perspective as well, in an advanced perspective as well. So this example is, she did not attend the conference last year due to conflicting commitments, right? So ye bhi wahi structure use hua hai. She is the subject for us. Did not, we already know that did is the auxiliary, not is the negative expression. Attend is verb first form, that is denoting the action. The conference last year due to conflicting assignment is a complete phrase that is making an object of the sentence. Okay, moving ahead, we have third type of sentence which is known as interrogative sentences. Again, interrogative sentences are those sentences which are asking questions, which are interrogating something, and while interrogating something we use this particular structure in past indefinite. ये वाला हमारा स्ट्रक्चर जो है, इसमें क्या होगा कि did जो है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाएगा, राइट? या देखिए, did से हम सेंटेंस शुरू करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, राइट? And finally we have a verb and an object. Verb again, जैसे हम इसमें भी हमने ये डिस्कस किया था, verb will be the first form because did already used है इसमें, right? ये चीज please don't forget. Why I am stressing much on this, because this is a common error which is occurring again and again. और अब मैं नहीं चाहता कि आप ये वीडियो देखने के बाद ये एरर आप करो कि did भी लगा दो और verb form भी सेकंड कर दो. This will be incorrect way to use this form. Okay, let's see an example. Did she talk to you? क्या उसने आपसे बात की? Again, it is about past. ना, past का कुछ पूछा जा रहा है कि क्या उसने आपसे बात की. तो उस स्ट्रक्चर को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि did, हम ऑक्सिलरी से शुरू कर रहे हैं. She is the subject. Talk, verb first form. To you is the entire object. एक preposition है और उसके बाद एक pronoun है, राइट? सो इस तरीके से हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ड्राफ्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में. ओके, अनदर एग्जांपल. डिड यू विजिट द आर्ट म्यूजियम ड्यूरिंग योर ट्रिप टू Paris? Did, again, the beginning of sentence with an auxiliary. You is the subject. Visit is the verb first form. The art museum during your trip to Paris is the entire phrase that is making an object. Alright, so this is how we structure past indefinite sentences. Past indefinite tense में हम कैसे sentences को बनाते हैं, ये structure आपके सामने है. rules हैं, examples हैं, कुछ simple example है, कुछ difficult examples है, और आप इसको translation method से easily समझ पाओगे कि what does it basically mean. Okay, so हमारा next step जो है वो ये है कि हमने अब ये समझना है कि हम इस structure को तो हमने देख लिया कि कैसे हमने past indefinite बनाना है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट यूज कहां होगा ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? व्हाट इज द यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कहां कहां हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं. ऑलराइट, वी हैव फर्स्ट यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट व्हिच सेज इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट अकर्ड इन पास्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम, राइट? एंड प्लीज अंडरस्टैंड, समटाइम्स द टाइम इज मेंशन्ड. जैसे प्रीवियस स्लाइड में आपने एक एग्जांपल देखी थी,
लास्ट समर, वहां पे टाइम मेंशन था, लेकिन समटाइम्स द टाइम इज एक्चुअली अंडरस्टूड ना, कि हम अगर उस सेंटेंस की सेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये पास्ट के बारे में ही बात हो रही है। या फिर कभी कभी हम पूरा जब पैराग्राफ लिखते हैं तो वो पैराग्राफ ऑटोमेटिकली वो कॉन्टेक्स्ट आपको दे देगा कि जो सेंटेंस आप बना रहे हो वो सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है, राइट? सो समटाइम्स time has been mentioned and sometimes it is really omitted because it is already understood by the listener or the reader, right? ओके, सो इसके एग्जांपल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्पेसिफिक टाइम में हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, शी प्रपोज्ड हिम लास्ट नाइट, राइट? अब देखो रूल यहां पे फॉलो हुआ है, सब्जेक्ट हमारे पास है, प्रपोज्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ प्रपोज, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है हिम, एंड लास्ट टाइम जो मेंशन्ड टाइम फ्रेम है, हम यहां बात कर रहे थे ना कि समटाइम्स इट इज मेंशन्ड इन द सेंटेंस, तो पास्ट का जो स्पेसिफिक टाइम यहां पे मेंशन किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ड्राफ्ट करते हैं। इस सिचुएशन में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। मूविंग अहेड, वी आल्सो यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर रिपीटेड एक्शंस और हैबिट्स इन द पास्ट। कैसे? ऐसे, जॉन वर्कड एट ए होटल आफ्टर स्कूल। सो हम जॉन की प्रीवियस लाइफ की बात कर रहे हैं, व्हेन ही वाज स्टडीइंग एट ए स्कूल बट ही वर्कड एट अ होटल आफ्टर स्कूल टाइम। इट वाज अ रेगुलर एक्टिविटी डन बाय, अ रिपीटेड एक्टिविटी डन बाय जॉन। तो उसको हम अगर नरेट करेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे तो इस सेंटेंस में उसको डिफाइन करेंगे और ये वाला टेंस हम उसमें अप्लाई करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट? थर्ड सिचुएशन जहां पे हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है वो है टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन। किसी को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम किसी को मिले, उसके बारे में हमने जाना और अब हम आगे बता रहे हैं कि हाउ डिड वी फील अबाउट दैट पर्सन, हमें वो पर्सन कैसा लगा, राइट? या फिर उसकी कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन अगर हम दे रहे हैं, राइट? तो वो क्या होगी, किस फॉर्म में हम उसको बताएंगे? शी वॉज नॉट हैप्पी in the meeting. For example, I saw somebody in the meeting. I actually judged how the person is feeling. तो वो feeling मैं आगे describe कर रहा हूं कि she was not happy in the meeting. So this meeting is certainly about any activity that happened in the past. और उसमें how did she feel वो मेरी description है कि she was not happy in the meeting. All right. Fourth, it says past indefinite is also used to talk about the completed action and its duration in the past. Let's repeat it. To talk about the completed action, right? ऊपर हमने क्या बात की थी? सिर्फ एक एक्शन की बात की जो हुआ। यहां पे हम कंप्लीटेड की बात कर रहे हैं कि एक्शन जो कंप्लीट हुआ एंड इट्स ड्यूरेशन इन द पास्ट। एग्जांपल से आप इजीली इसको समझ पाओगे। इट सेज लास्ट नाइट वी डांस्ड फॉर आवर्स। हमारे पास ड्यूरेशन भी है और एक एक्टिविटी भी है जो हमने की, वी कंप्लीटेड दैट एक्टिविटी, और ये हमारे पास्ट का इंडिकेटर है। इसमें हम ये बताते हैं लास्ट नाइट वी डांस्ड फॉर आवर्स, राइट? ओके, लास्टली वी हैव अनदर सिचुएशन। इट सेज past indefinite is also used to talk about something that happened a few moments ago. अभी हुआ है लेकिन हो गया, right? For example, I have to say, I have a similar example in the slide. It says, did you ask me a question? So I will not say, do you ask me a question? No. Did you ask me a question? Because that was something that recently happened, but still my expression will be like, did you ask me a question means it will take the structure of past indefinite tense. So in this way we try to understand past indefinite, right? Okay, so this is all about past indefinite. We will continue this series and our next tense will be future indefinite, जिसमें हम ये बात करेंगे कि कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने स्ट्रक्चर करना है और कौन कौन सी वो सिचुएशंस है जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज करते हैं। टिल देन, बाय बाय।